हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज लेकर। इसके अंतर्गत पिछले सेशन में हमने ऋग्वैदिक काल के धार्मिक पक्ष पर बात की थी और इस तरह हमारा ऋग्वैदिक काल का टॉपिक समाप्त हो गया था। आज हम अपनी ऐतिहासिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में कदम रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के विषय में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। अध्ययन के स्रोत। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत के रूप में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आदि उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत के रूप में चित्रित धूसर मृद्भांड यानी PGW, लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। दरअसल लौह धातु की खोज को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। दरअसल अब आर्यों के स्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी, इस कारण ये भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अब तक चित्रित धूसर मृद्भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर से जुड़े हुए लगभग 750 स्थल प्रकाश में आए हैं। अभी तक उत्खनन में लौह उपकरणों की सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक प्राप्ति अतरंजी खेड़ा से हुई है। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं विदेह तक फैल गया। यजुर्वेद में इन धातु उपकरणों को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में हुए राजनीतिक विस्तार की। राजनीतिक विस्तार 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे के उपकरण बनने लगे तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक सुगम हो गया। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित विदेह माधव की कथा से पता चलता है कि आर्यों का सदा नीरा या गंडक नदी तक प्रसार हो चुका था। दक्षिण में आर्य विदर्भ तक पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक साहित्य में रीवा या नर्मदा एवं सदा नीरा या गंडक नदियों तथा तिर्ककूद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वैदिक काल के अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपदों में रूपांतरित होने लगे। अनु, त्रुहु, तुर्वस, क्रीवी, पुरु तथा भरत आदि कबीलों का लोप हो गया। भरत एवं पुरु कबीले मिलकर कुरु के नाम से जाने गए। आरंभिक दौर में ये दृष्टद्युति एवं सरस्वती नदियों के क्षेत्र में बसे और आसंदीवाद नामक राजधानी बनाई। जल्दी ही कुरुओं ने दिल्ली एवं ऊपरी दोआब पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाया एवं इसकी राजधानी हस्तिनापुर हो गई। बाल्हिक प्रतिपीय, राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि इसी राजवंश के प्रमुख राजा हुए। कुरु वंश का अंतिम शासक निचक्षु था। कुरु काल के इतिहास से ही महाभारत का युद्ध भी जुड़ा है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरुक्षेत्र में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के आतंक के कारण अकाल पड़ा। इसी तरह मध्य दोआब के क्षेत्र में क्रीवी तथा तुर्वस आर्य कबीलों ने मिलकर पांचाल राजवंश की स्थापना की। इस क्षेत्र की वर्तमान अवस्थिति बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के क्षेत्र में थी। पांचालों की राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता है। कुरु एवं पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का केंद्र मध्य देश था। गंगा यमुना दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ, जिसके किनारे कोसल राज्य की स्थापना हुई। फिर आर्यों का विस्तार वर्णवती नदी के किनारे हुआ तथा काशी राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी बनारस थी। बनारस से संबद्ध अजातशत्रु को एक दार्शनिक राजा माना जाता है। उपनिषद काल में सदा नीरा यानी गंडक नदी के किनारे विदेह राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी मिथिला थी। राजा जनक यहीं के शासक थे। सिंधु नदी के दोनों तटों पर गांधार जनपद था। गांधार तथा व्यास नदी के मध्य कैकेय का देश अवस्थित था। इस वंश का दार्शनिक राजा अश्वपति कैकेय था। मध्य पंजाब में
सियालकोट तथा उसके आसपास मध्य देश था। राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर के मध्य मत्स्य जनपद की स्थापना हुई। दक्षिण में आर्य सभ्यता के बाहर पुलिंद यानी दक्षिण, सबर यानी मध्य प्रांत एवं उड़ीसा, ब्रात यानी मगध एवं निषाद आदि निवास करते थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ही व्रात्य कहा गया है। अब आइए इस काल के राजत्व सिद्धांत की चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। ऋग्वैदिक आर्यों की कबीलाई व्यवस्था समाप्त हो गई एवं जन के बदले जनपदों की स्थापना हुई। अब युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के पद का महत्व बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजपद स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया। सिद्धांततः राजा निरंकुश शासक होता था, परंतु व्यवहार में सभा तथा समिति नामक संस्थाएं इस निरंकुशता की सीमाएं थीं। अब राजा सर्वभूमिपति, सर्वजनीन एवं एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर का राजा विराट, दक्षिण का राजा भोज, पश्चिम का राजा स्वराट, मध्य देश का राजा राजा एवं पूर्व का राजा सम्राट कहलाता था। वैराज्य का अर्थ उस राज्य से है जहां राजा नहीं होता था। यहाँ वैराज्य का अर्थ गणतंत्रात्मक व्यवस्था से लगाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं द्वारा कराए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है, जैसे राजा राजसूय यज्ञ, सम्राट वाजपेय यज्ञ, विराट पुरुषमेध यज्ञ, स्वराट अश्वमेध यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में उस राजा के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग करता है। कुल मिलाकर इस काल में राजपद की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि इससे कुछ संस्कार आवश्यक रूप से जुड़ गए, जो इस प्रकार थे। राज्याभिषेक। राजा के लिए राज्याभिषेक संस्कार सबसे महत्वपूर्ण था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इस संस्कार का उद्देश्य परम शक्ति की प्राप्ति था। राजसूय यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह एक बड़ा यज्ञ था, जो एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान था। इसमें राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल स्रोतों से होता था। वाजपेय यज्ञ। इस यज्ञ का उद्देश्य राजा को नवयमन प्रदान करना तथा उसकी शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति को बढ़ाना था। अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ का उद्देश्य राज्य का विस्तार करना एवं राज्य के लोगों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करना था। अब करारोपण प्रणाली नियमित होने लगी थी और बलि के अतिरिक्त शुल्क एवं भाग नामक कर भी लिए जाने लगे थे। अब बलि स्वैच्छिक कर नहीं बल्कि आवश्यक या अनिवार्य कर के रूप में स्थापित हो गया। संभवतः आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न एवं पशु दोनों रूपों में होती थी। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य के लिए प्रयुक्त बलिकृत शब्द से पता चलता है कि कर का बोझ वैश्य वर्ग पर था। आइए अब उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर डालते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब कर की प्रणाली नियमित हो गई तो ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। कुछ अधिकारियों की शक्तियां बढ़ी तो कुछ की शक्तियों में कटौती भी हुई। शतपथ ब्राह्मण में राजा की सहायता हेतु रत्नियों की चर्चा मिलती है, जिनकी संख्या 12 थी। सेनानी, सेनापति, पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला, युवराज, राजकुमार, महिषी, मुख्य रानी, सूत, राजा का सारथी, ग्रामणी, गांव का मुखिया, छत्र या प्रतिहार, द्वारपाल, संग्रहित्र, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, अक्षवाप, पासे के खेल में राजा के सहयोगी, पालागल, विदूषक, गोवी कर्तन, शिकार में राजा की सहायता करने वाला। रत्नियों में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों की भी चर्चा मिलती है, जैसे करमार यानी उद्योग का अधिकारी, स्थपति, सुदूर क्षेत्रों का प्रशासन देखने वाला। इन शक्तियों एवं अधिकारियों के बावजूद राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, क्योंकि कर प्रणाली नियमित होने के बावजूद उत्पादन प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी। इसलिए राजा के खजाने में अपेक्षित धन नहीं पहुंच पाता था। इस समय रक्त संबंध से पृथक स्थायी सेना का अभाव था। राजा की स्वेच्छाचारिता पर
रीति एवं परंपरा का अंकुश था। कुछ हद तक सभा और समिति भी राजा की शक्ति पर नियंत्रण करती थी। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति में गिरावट आई, उनमें राजाओं और अभिजात्यों का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। विदत का नामो निशान नहीं रहा। अथर्ववेद में एक जगह सभा के सदस्यों को नरिष्ठा कहा गया है। इसका आशय होता है सामूहिक वाद विवाद। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम उत्तर वैदिक काल के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हिस्ट्री से जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।